हेलो दोस्तों, एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी सिनोनिम्स के सीरीज को स्टार्ट किया जा चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सीरीज को स्टार्ट किया जा चुका है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों सीरीज को स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर से जाकर देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में चीजों को सिखाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को कम से कम एफर्ट्स लगाना पड़े चीजों को याद करने के लिए, और एक बार जो आप लोग चीजों को याद कर लो तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में छप जाए। इस तरीके से मेथड्स को इस्तेमाल करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा इडियम्स एंड फ्रेज के लिए सीरीज का पहला क्लास। इस क्लास को भी हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि काफी कम एफर्ट्स के द्वारा आप लोग हर इडियम्स को काफी अच्छे तरीके से अपने दिमाग में छाप पाओ। ठीक है, और दोस्तों अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही समय पर आप लोगों को वीडियोस मिल पाए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, हेल्पफुल लगता है, प्रोडक्टिव लगता है और मेहनत से भरा हुआ लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कम से कम एक कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मैं जान पाऊं कि व्यूअर्स मेरे वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, और कहीं अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी मैं जान पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर से लाइक करें और कमेंट तो जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो ईडियम है वो है एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों यह जो ईडियम है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले उस स्टोरी को जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टोरी यह है कि अमेरिका के 6th प्रेसिडेंट जो थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो लिखते हैं एक बार उसके पास एक जेंटलमैन आते हैं। ठीक है, और अपना एक्स यानी कि अपना कुल्हाड़ी को लेकर के उसके पास आते हैं, और जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास एक ग्राइंड स्टोन था। ग्राइंड स्टोन यानी कि वैसा औजार जिससे कि लोहे के औजारों को शार्प किया जाता है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस ग्राइंड स्टोन का वो जेंटलमैन आकर के तारीफ करता है कि आपका ये ग्राइंड स्टोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से तारीफ करता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या होते हैं उसके तारीफ में बह जाते हैं। ठीक है, फूले नहीं समाते हैं और इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके कुल्हाड़ी को, उसके एक्स को बिना कहे ही खुद से ही क्या करते हैं, शार्प कर देते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक एक्स को शार्प करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपना कीमती समय और मेहनत देकर के उसका एक्स को शार्प कर देते हैं। और जैसे ही उस जेंटलमैन का एक्स शार्प हो जाता है वो अपना उस एक्स को लेता है और खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ता है। बिना किसी मेहनत का, बिना किसी दम को लगाए उसका वो एक्स शार्प हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन को रियलाइज़ होता है कि वो जेंटलमैन, वो बंदा तो उसे मूर्ख बना के चला गया। वो बातों ही बात में, तारीफ ही तारीफ में अपना एक्स को बिना कोई मेहनत के, बिना कोई लेबर के वो शार्प करके चला गया खुशी खुशी। ठीक है, तो यह इडियम उसी समय से प्रचलन में आ गया और हर उस जगह पर इस्तेमाल किया जाने लगा जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को अपने किसी सेल्फिश मोटिव से, अपने किसी स्वार्थ से करता है। ठीक है, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उस एक्टिविटी, उस बात के पीछे उसका कुछ अपना सेल्फिश मोटिव होता है, अपना कुछ प्राइवेट उसका गोल होता है, तो उस काम को क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि अपना कुछ सेल्फिश मोटिव होना कुछ करने के प्रति। तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, समथिंग डन फॉर सेल्फिश मोटिव, कुछ किया जाना जिसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव हो, कोई पर्सनल या प्राइवेट मोटिव हो। ठीक है, तो आइए इसको एक सेंटेंस के द्वारा भी देख लेते हैं। लाइक लेट्स से Mr. Sonu Sood doesn't has any axe to grind behind his social works. He is just concerned about the dire situation of this pandemic. यानी कि मिस्टर सोनू सूद का जो सोशल वर्क वो कर रहे हैं उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। He doesn't has any axe to grind, बल्कि वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही इज जस्ट कंसर्न, वो काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है किस चीज के लिए, फॉर दिस डायर सिचुएशन ऑफ दिस पेंडेमिक, फॉर द डायर सिचुएशन ऑफ दिस पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के कारण जो गंभीर परिस्थिति बना हुआ हर तरफ, उस परिस्थिति के कारण वो काफी ज्यादा चिंतित है, इसलिए वो इतने सारे सोशल वर्क अचानक से स्टार्ट किए हैं, ना कि उनका इसके पीछे अपना कुछ स्वार्थ है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, बेकर्स डजन। क्या है बेकर्स डजन? इसके पीछे भी एक काफी प्रचलित स्टोरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो ये है कि दोस्तों मिडिवल इंग्लिश जो बेकर्स थे, जो ब्रेड्स बेचते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि जब डजन के भाव से तौल करके, उन दिनों तौल करके ब्रेड्स दिया जाता था, क्योंकि ब्रेड्स ही उस समय क्या था, मेन सोर्स ऑफ फूड था, मील था। ठीक है, लोग खाने के तौर पे मेनली ब्रेड्स ही खाते थे। ठीक है, तो उन दिनों के जो बेकर्स थे वो ब्रेड्स को तौल करके देते थे। ठीक है, तो अब जब उसको तौल करके देते थे और जब एक डजन ब्रेड्स देते थे, ठीक है, तो उसमें एक डजन में जनरली 12 ब्रेड्स आएंगे, लोफ्स आएंगे। ठीक है, लेकिन उन दिनों क्या करते थे वो लोग, एक ब्रेड एक लोफ एक्स्ट्रा दे देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे कड़े कानून उन दिनों वहाँ के शासकों द्वारा बनाए जाते थे कि जरा भी अगर वजन में कम होता था ब्रेड, ठीक है, 12 ब्रेड्स के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उसमें से जरा भी वजन में अगर ब्रेड्स कम होते थे तो बेकर्स को काफ़ी ज़्यादा कड़े शारीरिक दंड दिए जाते थे। ठीक है, लाइक अगर इजिप्ट की बात करें, एंशिएंट इजिप्ट की बात करें, तो कई बेकर्स को तो उनके कानों को क्या करते थे कि दरवाजा से सिकड़ के पिन कर दिया जाता था। ठीक है,
और बेबीलोन में तो कई बेकर्स के हाथ तक काट दिए जाते थे। ठीक है, तो बेकर्स के द्वारा इन दंडों से बचने के लिए क्या किया जाता था कि भले ही थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा वेट ज़्यादा चल जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। इस भय से वो लोग क्या करते थे, 12 की जगह में एक ज़्यादा लोग दे देते थे जब भी 1 डज़न ब्रेड सेल करना होता था। ठीक है, तो वहीं से दोस्तों ये इडियम बाहर निकल के प्रचलन में आया, बेकर्स डज़न, जिसका मतलब होता है 13 इन नंबर में 13। नॉर्मली एक डज़न में दोस्तों हम लोग कितने यूनिट्स देखते हैं, 12 यूनिट्स देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ का 12 यूनिट देखते हैं जब एक डज़न का बात होता है। जैसे एक डज़न अंडा लेना है तो 12 अंडा होगा। ठीक है, लेकिन बेकर्स डज़न के अनुसार एक डज़न मतलब 13 होता है। कितना होता है, 13, या फिर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये जो ज़्यादा का प्रचलन आया, कहाँ से आया, वो स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो बेकर्स डज़न का मतलब होता है दोस्तों 13 इन नंबर, संख्या में 13 का होना। ठीक है, या फिर 12 से थोड़ा सा ज्यादा का होना है, एक डजन का नॉर्मल नंबर से थोड़ा सा ज्यादा का होना, तो उसे कहेंगे हम लोग बेकर्स डजन, 13 इन नंबर। अगर एक एग्जांपल के तौर पे इसे हम लोग देखना चाहे तो यू कैन से द फेलो गेव मी अ बेकर्स डजन ऑफ कुकीज, इट मेड माई चिल्ड्रन वेरी हैप्पी। ठीक है, यानी कि जो सज्जन थे उन्होंने क्या किया, कुकीज़ के बेकर्स डजन दिए। बेकर्स डजन मतलब कि एक डजन से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए, जिससे कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, और अगला देखते हैं दोस्तों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसके पीछे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको भी हम लोग देखते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक एरिस नाम की गॉडेस होती है, जिसको हम लोग गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, यानी कि झगड़ा फसाद कराने वाली गॉडेस, देवी। ठीक है, एरिस नाम की एक देवी होती है। एक बार क्या होता है कि उनको एक भोज में, एक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, उनको इन्वाइट नहीं किया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाती है, निराश हो जाती है और गुस्सा जाती है। ठीक है, और ये डिसाइड करती है कि वो उस पार्टी को, वो उस समारोह को क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी, बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो वो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करती है, उस पार्टी में एक गोल्डन एप्पल को उछाल देती है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि गोल्डन एप्पल को उछालने से पार्टी स्पॉइल कैसे हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों उस गोल्डन एप्पल में एक वर्ड इंस्क्राइब्ड होता है, एक वर्ड लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, कैलिस्टी। क्या लिखा होता है, कैलिस्टी। कैलिस्टी का मतलब होता है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप लोग खुद इसका मतलब बताओ। ठीक है, जिन लोगों ने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पहले वीडियो को, फोबियास के वीडियो को देखा है, वो जरूर बता पाएंगे कैलिस्टी का क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैली, ये कैली वर्ड कहाँ से आया, मैंने बताया था वो ग्रीक वर्ड कैलोस से आया। कहाँ से आया दोस्तों, कैलोस से आया। ठीक है, कैलोस से आया है। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ब्यूटीफुल। क्या होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, और कैलिस्टी का मतलब दोस्तों यहां पर हो पाएगा फॉर द फेयरेस्ट। क्या मतलब होता है, फॉर द फेयरेस्ट, यानी कि सबसे सुंदर के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ था, ये इंस्क्राइब था उस एप्पल के ऊपर। ठीक है, और उसी एप्पल को वो उस पार्टी में उछाल देती है। और इसके बाद क्या होता है, 3 और देवियां, यानी कि 3 और गॉडेस जो है, जिनका नाम हीरा, अथीना और एफ्रोडाइट होता है, वो तीनों उस एप्पल के लिए क्या करती है, आपस में लड़ने लगती है। कोई बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूं, यह मेरे लिए है। कोई बोलता है नहीं, ये मेरे लिए है, मैं सबसे सुंदर हूं। ठीक है, इस तरीके से वो लोग तीनों आपस में लड़ बैठती हैं। ठीक है, और ये जो लड़ाई का इवेंट होता है, ये आगे चल करके इतना ज्यादा भयानक रूप ले लेता है कि इसके ऊपर एक ट्रोजन का वॉर भी हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा युद्ध भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम लोग देखते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस पूरे बड़े वॉर के पीछे, इस पूरे बड़े लड़ाई के पीछे रूट कारण क्या था, मेन मुद्दा क्या था। तो आप लोग बोलोगे वो एप्पल, यानी कि वो सेब ही क्या था, उस लड़ाई का, उस पूरे युद्ध का मेन कारण था, रूट कॉज था। ठीक है, तो वहीं से दोस्तों ये इडियम प्रचलन में आया, और जब भी कोई बड़े लड़ाई या बड़े झगड़े का कारण या विषय या मैटर पता करने का बात होता है, तो इस इडियम का इस्तेमाल होने लगा कि व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का मेन कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। तो इस तरीके से दोस्तों एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब बनता है रूट कॉज ऑफ द फाइट, यानी कि किसी भी झगड़े का जड़, फसाद का जड़। ठीक है, जिसके वजह से वो झगड़ा हुआ है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट, यानी कि उसका मतलब ही झगड़ा ही होता है दोस्तों। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या फिर इसको सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, यानी कि लड़ाई किस विषय पर हुआ, उसका मेन बात क्या है जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को इन सारे मामलों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस के द्वारा भी इसको देख लेंगे हम लोग, लाइक लेट्स से द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द 3 ब्रदर्स, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, जो पैतृक संपत्ति था, वही उन तीनों भाइयों के बीच में लड़ाई का मेन कारण बना। यानी कि एप्पल इस जगह क्या था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उनका पैतृक संपत्ति ही लड़ाई का मेन कारण बना, रूट कॉज बना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगला है दोस्तों बोन ऑफ कंटेंशन। क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी दोस्तों सेम मीनिंग होता है इसका भी। ठीक है, सिमिलर मीनिंग है, रूट कॉज ऑफ द फाइट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, किसी भी झगड़े का, फसाद का जड़ को जानने के लिए, कारण को जानने के लिए जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, वैसे इस प्रोवर्ब का भी इस्तेमाल होता है, बोन ऑफ कंटेंशन का। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, आप लोग दोनों को एक साथ ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों डेमोकल स्वॉर्ड। क्या, डेमोकल स्वॉर्ड। ठीक है, इसका भी स्टोरी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं क्या है।
तो इसका स्टोरी यह है दोस्तों कि रोमन फिलोसोफर सीसरो लिखते हैं कि एक समय एक राजा होता है, किंग डायनीसियस। क्या? किंग डायनीसियस, ठीक है? जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूएल बोलिए या अत्याचारी राजा होता है, ठीक है? जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो किंग डायनीसियस क्या था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, परंतु इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा निराश रहते थे, ठीक है? नाखुश रहते थे अपनी ज़िंदगी से। उनका ये सोचना होता था कि उनके शासन प्रणाली की वजह से, उनके शासन के तरीके की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उनके दुश्मन बन चुके हैं, ठीक है? और उनके जान को हमेशा खतरा बना रहता था, ठीक है? कि कब उनको कोई मार कर ना चला जाए, ठीक है? इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते थे दिन-रात, ठीक है? और यहाँ तक कि रात को सोने के समय भी उनके बेड के आस-पास काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाता था। यहाँ तक कि वो शेविंग भी करते थे, तो किसी और पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि अपने जो उनकी जो डॉटर्स थी, उनको ही शेविंग के लिए अलाउ करते थे, ठीक है? जो उस्तूरा का इस्तेमाल होता है, वो केवल अपनी बेटियों के हाथों में ही वो बर्दाश्त करते थे, ठीक है? तो अपनी जान को खोने के डर के कारण ये सारा दिन काफ़ी ज़्यादा भयभीत और निराश रहते थे, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता था इनको उस वजह से, ठीक है? तो होता यह है दोस्तों कि इस राजा की वह निराशा एक दिन काफ़ी ज़्यादा उस समय बढ़ जाती है जब उनका ही एक दरबारी डेमोकल उनके पास आता है और उनकी ज़िंदगी पर टिप्पणी करते हुए, प्रशंसा करते हुए यह कह देता है कि राजा, आपका ये ज़िंदगी कितना आनंदमयी है, कितना खुशनुमा है, आपका ये भाग्य कितना ही सुनहरा है, ठीक है? यह सुन करके अपने जीवन और अपने भाग्य की तारीफ़ सुन करके वो राजा और ज़्यादा भड़क जाता है और ज़्यादा निराश हो जाता है और डेमोकल को ये कहता है, अच्छा मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली है, तो आओ एक बार तुम ही इस भाग्य को टेस्ट करके देख लो, एक बार ट्रायल करके देख लो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ठीक है? तो डेमोकल्स क्या होता है, राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और क्या होता है फिर दोस्तों, राजा डेमोकल को अपने उस सुनहरे गद्दी पर बैठने का मौका देता है और अपने सेवकों को उसकी सेवा टहल की आज्ञा देता है, ठीक है? उसके बाद डेमोकल्स की काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी होती है, ठीक है? सुगंधित इत्र उनके ऊपर छिड़के जाते हैं और कई तरीके से उनका सेवा टहल किया जाता है, ठीक है? और डेमोकल्स को अपने उस नए भाग्य पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है? अविश्वसनीय होता है उसके लिए सारा कुछ, ठीक है? और दोस्तों जैसे ही डेमोकल अपने इस नए भाग का आनंद लेना प्रारंभ करता है, उसकी नजर अपने सिर के ऊपर टंगी एक तलवार पर पड़ती है, जो कि राजा के ही द्वारा घोड़े के केवल एक बाल से उसके सिर के ऊपर टांगी गई होती है, ठीक है? उसको देख करके डेमोकल काफी ज्यादा भयभीत हो जाता है, ठीक है? उसको अपने जान की फिक्र सताने लगती है, ठीक है? और वो सब कुछ समझ जाता है कि राजा इसके द्वारा क्या कहना और उसके बाद वो राजा के पास क्षमा याचना की गुहार लगाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये शानो शौकत, मुझे नहीं चाहिए ये ऐशो आराम, मैं अपने ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि एक राजा के ऊपर कितने सारे खतरों का बोझ रहता है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से एक तो शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो लोग जितने ऊपर पोजीशन पर होते हैं, उन लोगों के ऊपर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी और खतरे होते हैं, ठीक है? पर इस स्टोरी को मेनली इस वजह से नहीं याद किया जाता है, इसको मेनली याद किया जाता है उस तलवार की वजह से। आप लोग जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर क्या है, एक तलवार टंगा हुआ है, ठीक है? जो कि लगातार उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक खतरा के रूप में बना हुआ है, ठीक है? तो डेमोकल स्वॉर्ड यानी कि डेमोकल्स के ऊपर पड़ा वो तलवार, ठीक है? वहीं से वो इडियम बाहर निकल के आया और प्रचलन में आया, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है? कांस्टेंट का मतलब लगातार, लगातार हमारे ऊपर बना रहने वाला थ्रेट यानी कि खतरा। तो कोई भी चीज़ दोस्तों जो कि हमारे लिए लगातार एक खतरा बना हुआ है, उसको हम उस डेमोकल्स के तलवार से कंपेयर करके इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? डेमोकल स्वॉर्ड के रूप में उसे पुकार सकते हैं, ठीक है? लाइक यू कैन से कोरोना वायरस इज लाइक अ डेमोकल स्वॉर्ड अपॉन आवर हेड्स फॉर अ कंप्लीट ईयर। 1 साल से कोरोना वायरस हमारे सिर के ऊपर डेमोकल स्वॉर्ड के रूप में बना हुआ है, ठीक है? एक कांस्टेंट लगातार खतरा के रूप में बना हुआ है, ठीक है? तो डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों कांस्टेंट थ्रेट। तो अगला इडियम देखेंगे दोस्तों हम लोग, अखिलीज हील, ठीक है? इस इडियम के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि एक बहुत ही मशहूर और शूरवीर योद्धा के ऊपर है, जिसके लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक उस योद्धा का नाम रहेगा, ठीक है? और उस योद्धा का नाम है अखिलीज। क्या है? अखिलीज, ठीक है? पश्चिमी देशों में एक युद्ध लड़ा गया था, ट्रॉय का युद्ध। आप लोग शायद सुने होंगे, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है? वो युद्ध लगभग 10 सालों तक लड़ी गई थी, ठीक है? और उस युद्ध में जो सबसे बड़ा शूरवीर योद्धा सामने आया था वो था अखिलीज, ठीक है? और यूनानी कथाओं की माने तो इनकी जो माता थी, जिनका नाम थेटिस था, वो एक देवी थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अखिलीज के जन्म के समय इनकी माँ ने उनको एड़ी से पकड़ करके स्टिक्स रिवर में डुबो करके रखा था, जस्ट उनको अमर करने के लिए, ताकि वो कभी ना मरे, ठीक है? और वहां से क्या हुआ था, अखिलीज का पूरा बॉडी जो है अमर हो गया था, ठीक है? सिवाय उसके बॉडी के एक पार्ट के, जहां से उसकी माँ ने उसे पकड़ा हुआ था और जो पार्ट पानी में नहीं डूब पाया था, और वो पार्ट था दोस्तों उसका हील, उसकी एड़ी, जो कि पानी में नहीं डूब पाई थी, ठीक है?
तो इस इंसिडेंट के बाद से क्या हुआ था, अखिलीस के पूरे शरीर को दोस्तों भेदना नामुमकिन हो गया था, ठीक है। कोई भी उसके शरीर के किसी पार्ट से उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर क्या था, इमोर्टल था, अमर था, ठीक है। तो आगे हम लोग यह देखते हैं दोस्तों कि अखिलीस जो था वो एक एगमनन राजा के सेना में था, ठीक है। एगमनन राजा के सेना में थे और एगमनन राजा की सेना के द्वारा ट्रॉय शहर पर आक्रमण किया जाता है। किस पे? ट्रॉय शहर पे आक्रमण किया जाता है। और ट्रॉय शहर के जो राजा थे उनके दो बेटे थे, ठीक है। एक का नाम था हेक्टर और दूसरा का नाम था पेरिस। और ये जो हेक्टर था दोस्तों, ये भी काफी बड़ा और काफी शूरवीर योद्धा था। बोला जाए तो पूरा ट्रॉय का सबसे बड़ा योद्धा हेक्टर ही था, ठीक है, जो कि राजा का दोनों बेटों में से एक बेटा था, ठीक है। तो जब एगमनन की सेना, जिसमें अखिलीस भी थी, ट्रॉय के शहर पे आक्रमण करता है, ट्रॉय की दीवार जो थी दोस्तों काफी ज्यादा ऊंची दीवारें थी, जिसको पार कर पाना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो एगमनन की सेना ट्रॉय के शहर पर आक्रमण करती है और ये जो युद्ध होता है दोस्तों, ये लगभग 10 सालों तक चलता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है, जो अखिलीस होता है वो ट्रॉय के जो राजा थे उसके जो बड़े बेटे हेक्टर, जो कि वहां का सबसे बड़ा योद्धा होता है, उसको अखिलीस और उसके बीच में लड़ाई होती है और हेक्टर को मार गिराता है अखिलीस, ठीक है। परंतु हेक्टर को मार गिराने के बावजूद भी एगमनन की सेना द्वारा ट्रॉय की दीवारों को पार कर पाना नामुमकिन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एगमनन की सेना द्वारा एक रणनीति बनाई जाती है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। वो लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बना करके ट्रॉय के दीवारों के सामने रखकर, दरवाजे के सामने रखकर चले जाते हैं, ठीक है। और जब ट्रॉय के लोग उस बड़े लकड़ी के घोड़े को देखते हैं, जिसे शांति के प्रतीक के रूप में रखा गया था वहां पर, तो वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों ने युद्ध को जीत लिया है, उनकी विजय हो गई है। और वो लोग खुशी खुशी चिल्लाते हुए उस घोड़े को किले के अंदर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। और किले के अंदर आते ही जब रात हो जाता है और सारे लोग ट्रॉय के सो जाते हैं, उस लकड़ी के घोड़े के अंदर से एगमनन की सेना के कुछ सबसे शूरवीर योद्धा बाहर निकलकर आते हैं, जैसा कि वो लोग अंदर छुप के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और बाहर आते ही वो लोग ट्रॉय का जो दरवाजा होता है उसे खोल देते हैं अपनी सेना को अंदर लाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से एगमनन की सारी सेना ट्रॉय के किले के अंदर घुस जाती है और साथ ही साथ सारे बूढ़े बच्चे जवानों को मार काट दिया जाता है और सारे ट्रॉय में आग लगा दी जाती है, ठीक है। और इसी भगदड़ में क्या होता है, ट्रॉय के राजा का जो दूसरा बेटा होता है पेरिस, वो क्या करता है, एक जहर में डूबे हुए तीर को लेकर छुप करके अखिलीस की एड़ी में वार कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से अखिलीस की वहां पर मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि अखिलीस के पूरे बॉडी पे वार कर उसे मारना असंभव था, क्योंकि उसका पूरा बॉडी क्या था, इमोर्टल था, अमर था, सिवाय उसके बॉडी के उस पार्ट के जहां से उसकी मां ने उसे पकड़ रखा था, उसे उस नदी में डुबोते वक्त, ठीक है। और वो पार्ट क्या था दोस्तों, उसका हील, ठीक है। तो दोस्तों यहां हम लोग अखिलीस की हील को, उसकी एड़ी को, उसके जीवन के सबसे बड़े वीकनेस, सबसे बड़े कमजोरी और फैटल वीकनेस, फैटल यानी कि जानलेवा कमजोरी के रूप में देखते हैं। और तभी से ये इडियम दोस्तों प्रचलन में आया और किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज के कमजोरी को या जो वीक स्पॉट होता है किसी इंसान का, उस वीक स्पॉट को, उस कमजोर कड़ी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा कि ये चीज इस फलाना व्यक्ति का अखिलीस हील साबित होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पढ़ने में काफी तेज है, ठीक है, और उसके दोस्त जब उसे खेलने के लिए बुलाते हैं या किसी भी चीज के लिए बुलाते हैं, तो वह पढ़ाई छोड़कर नहीं आता है, ठीक है। उसको अपने पढ़ाई से हिला पाना नामुमकिन है। पर जैसे ही उसके दोस्त उससे पबजी के विषय में बात करते हैं, तो वह सब कुछ छोड़ करके आ जाता है। यानी कि पबजी जो है उसके लिए क्या बना हुआ है, एक अखिलीस हील बना हुआ है, एक वीकनेस बना हुआ है, ठीक है। और जनरली दोस्तों इस ईडियम का इस्तेमाल उस टाइप के वीकनेस के लिए भी होता है जो कि किसी इंसान के लिए फैटल होते हैं, जानलेवा होते हैं। देखने में छोटा होता है परंतु जानलेवा वीकनेस होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस के रूप में हम लोग इसे देखना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं, द डिजायर फॉर पब्लिसिटी बिकेम हर अखिलीस हील। यानी कि पब्लिसिटी का जो उसका डिजायर था वही उसके लिए क्या साबित हो गया, जानलेवा साबित हो गया, या बहुत ही बड़ी उसकी कमजोरी साबित हो गई, ठीक है। अखिलीस हील साबित हो गया, क्या चीज, उसका पब्लिसिटी का डिजायर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं ये पांचों के पांचों इडियम्स आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को याद रहेंगे, बशर्ते आप लोग इनको प्रॉपर नोट्स के रूप में रखो और कुछ दिन लगातार इन लोगों को रिवीजन में रखो, ताकि एग्जाम्स के समय आप लोगों को इन्हें फिर से देखना ना पड़े और आप लोगों के माइंड में ये कंटिन्यू बना रहे। तो ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में इसका फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।